जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज 11 सितंबर और इस डे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। देन चलेंगे हमारी क्लास की तरफ। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस प्लस जीके जीएस की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। जीके जीएस की हम बहुत ही शॉर्ट में करते हैं, मैक्सिमम 2.5 मिनट्स की आपकी क्लास होती है जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके साथ साथ आपका होम साइंस के साथ साथ आपका जीके जीएस का जो है पार्ट भी वो स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो इसी तरह से हमारे साथ इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। तो आज की क्लास करने से पहले जैसा हमने आपको बताया, हम चर्चा करेंगे आज के दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में आज के दिन राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, अमेरिका में राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस 11 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और वहीं भारत की बात की जाए तो आज हमारे भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस अर्थात नेशनल फॉरेस्ट मैरिस्ट्रीज डे और दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण दिवस कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। हमने पहला देखा राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस, ये कहाँ पे मनाया जाता है? अमेरिका में। और हमारे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और दिग्विजय दिवस हमारे भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को डिटेल में जानने के लिए आप कमेंट करिए, इनको डिटेल में भी आपकी इसके बारे में बताया जाएगा। बट अभी शॉर्ट में हम बेसिकली कर रहे हैं होम साइंस की क्लास, तो आपके नॉलेज के लिए बस मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम जानेंगे एक टेबल के माध्यम से करेंगे। हम क्या करेंगे? हम करेंगे विभिन्न भोज्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य ज्ञात करेंगे, अर्थात कैलोरीज वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फूड्स। ये हम देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बट हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, एक बार उसका भी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने हर एक क्लास में आप सभी को कहती हूँ कि जब भी कुछ आप नया सीखते हैं ना, तो उसके पहले आपने क्या सीख रखा है एक बार उसका रिवीजन क्विकली कर लिया करिए। उससे क्या होता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। आपने जो प्रीवियस से पढ़ रखा है वो भी आपको रिवीजन के माध्यम से माइंड में फीड हो जाता है, प्लस आप जो कर रहे हैं वो तो होता ही होता है। तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि दोनों ही टॉपिक को आप आपस में कनेक्ट कर पाते हैं और ईजिली आपको चीज़ें समझ में आती हैं। अन्यथा जो हमने पीछे पढ़ा है उसका हमने रिवीजन अगर नहीं लेते और हम बस आगे आगे पढ़ते जाते हैं तो पीछे का हमारे माइंड से सारी चीज़ें निकलती जाती है और हमें पता ही नहीं लगता हमने क्या पढ़ा और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप एक बार आई होप आप सभी अपनाते ही होंगे। बट जो नहीं अपनाते एक बार करके देखिए, आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो प्रीवियस से फ्रेंड्स हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हमने एक टॉपिक कवर किया था। टॉपिक था क्या हमारा? भोज्य पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था और उसमें हमने किया था कि भोज्य पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे हमने देखा था भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा, भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा और भोज्य पदार्थों को पकाने से जो है किस तरीके से भोज्य पदार्थ क्या होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, यानी कि वो प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस क्लास में देखी थी। इसको डिटेल में जानने के लिए आप देख सकते हैं, हमारी स्टडी यूनिंग में ये क्लास हुई थी, इम्पॉर्टेंट है, आप चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको ईजिली मिल जाएगी। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आज की क्लास में देखते हैं विभिन्न भोज्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य। तो ये देखिए आपके सामने अच्छे से दिख रहा होगा, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। मैं कोशिश तो पूरा कर रही हूँ कि ये जो टेबल है आपको अच्छी तरीके से दिखे, और नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़िया से आपको ये सब दिख रहा होगा टेबल। तो ये देखिए, पहले हम देखेंगे अनाज। अनाज में जैसे बाजरा, चावल है, संपूर्ण गेहूं का आटा, चावल, उसना, तो इसमें जो है ऊर्जा कितनी होती है और ग्राम में और ऊर्जा तो देखते हैं। अनाज में जैसे बाजरे में देखते हैं तो बाजरे में 67.5 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, संपूर्ण गेहूं 100
100 ग्राम भोज्य पदार्थ क्या 100 ग्राम में संपूर्ण गेहूं, और ऊर्जा कितनी है 71.2। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है चावल उसना, जिसे मशीन से कुटा हुआ चावल जो होता है। पहले क्या होता था, घर में कूट के चावल बनाया जाता था ना, पहरुआ आप सभी जानते होंगे मुझे पता है हमारे घर में होता था, तो उससे जो घर में कूट के उसको चावल बनाया जाता था। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मशीन से कुटा हुआ चावल, जिसको हम क्या बोलते हैं उसना चावल। उसमें ऊर्जा कितनी होती है, दाल एवं फलियाँ आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ये दिख रहा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे ही जो है आपके ये सूखे मेवे एवं तेल बीज हैं, जैसे कि बादाम हो गया, सूखा नारियल हो गया, ताज़ा नारियल, मूंगफली, सरसों का बीज, सूर्यमुखी का बीज, सनफ्लावर बीज। तो ये क्या हो गया आपके सूखे मेवे एवं तेल बीज। इनमें कितनी ऊर्जा पाई जाती है। भोज्य पदार्थ आप इस देख सकते हैं, सोयाबीन में कितनी पाई जाती है। आपको समझ में आ रहा है ना, सोयाबीन ये तो अनाज में आ गया, ध्यान दीजिएगा किसमें, अनाज में आ गया। तो सोयाबीन में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है 432.0 किलो कैलोरी। तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद एज इट इज़ जो है ये फल का है। अभी इसको ज़्यादा समझाने का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि ये तो वही टेबल है जो ये आपको दिख ही रहा है किसमें क्या कितना पाया जाता है। फल का देख लीजिए आप, अनाज का हम इधर देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद सूखे मेवे एवं तेल बीज हो गए। फिर जस्ट उसके बाद फल के बाद आपका क्या आ गया, फल के बाद आ गया आप घी तथा दूध से बने व्यंजन, जैसे खोया हो गया, भैंस के दूध में कितनी किलो कैलोरी पाई जाती है, पनीर हो गया, खोया मक्खन हो गया। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। वैसे ही 100 ग्राम गेहूं में कितनी किलो कैलोरी पाई जाती है, सेवई में कितना पाया जाता है, मूंग दाल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट फ्रेंड्स जो है ये जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भोज्य पदार्थ उनकी किलो कैलोरी की मात्रा। तो ये हमने देखा। अब हम डिस्कस करेंगे कैलोरी कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है, तो कैलोरीमेट्री क्या है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा शरीर के द्वारा व्यय ऊर्जा को मापा जाता है। ध्यान दीजिए, कैलोरीमेट्री क्या है, तो कैलोरीमेट्री एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, शरीर में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है तथा जो ऊर्जा हम व्यय खर्च कर चुके होते हैं, उन दोनों को जो है मापा जाता है। कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या करता है, अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ कैलोरीमेट्री। तो नंबर 1, भोज्य पदार्थों का अंतिम मुख्य घटक क्या है, ऊर्जा होता है। नंबर 2, शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से प्राप्त होती है। नंबर 3, ज्वलन की छोटी सी जगह अर्थात फर्नेस में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है एवं बड़ी जगह में कम। इस क्रिया पर उष्णता निर्माण के लिए उपयोग में लाई गई ईंधन फ्यूल का प्रभाव पड़ता है। कैलोरीमेट्री से एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको नापा जाता है। तो क्या हमने जाना, कैलोरीमेट्री से एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको नापा जाता है। शरीर से ऊर्जा जो व्यय होती है यानी कि जो खर्च होती है उसकी 2 विधियों से नापा जाता है। यानी कि जो भी हम ऊर्जा अपने शरीर से खर्च करते हैं दिन भर की एक्टिविटी के रूप में, तो उसको 2 विधियों से नापा जाता है। पहली विधि है क्या, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री अर्थात डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। दूसरा अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री अर्थात इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। इनको समझते हैं। तो जो पहला है प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री, तो इसमें क्या होता है, शारीरिक ताप के उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से आंकते हैं। इस विधि के द्वारा शरीर से व्यय ऊर्जा को जिस यंत्र से नापा जाता है उसे क्या कहते हैं, अटवाटर रोसा बेनेडिक्स का श्वसन कैलोरीमीटर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टॉप मार्क कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि इस विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री विधि के द्वारा क्या होता है, शरीर से व्यय ऊर्जा को जिस यंत्र से नापा जाता है, यानी कि जो ऊर्जा आपने खर्च की है उससे जिससे नापा जाता है उसका क्या नाम है, तो अटवाटर रोसा बेनेडिक्स का श्वसन कैलोरीमीटर कहा जाता है। इस कैलोरीमीटर में एक हवाबंद तांबे का कक्ष होता है जिसके चारों ओर लकड़ी की दीवारें होती हैं। यह एक विशेष प्रकार के कमरे जैसा होता है जिसमें एक व्यक्ति के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे
पलंग, कुर्सी, टेबल आदि रखा जाता है। यह कक्ष 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा तथा 6 सही 1/2 फीट ऊंचा होता है। कमरा ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, अर्थात ना तो अंदर की ऊष्मा बाहर जा सकती है और ना ही बाहर की ऊष्मा अंदर आ सकती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ऊष्मा का कुचालक। यह पूर्णतः आरामदायक कमरे की भांति होता है, जिसमें एक व्यक्ति कई दिनों तक आराम से रह सकता है। इस कक्ष में भोजन पहुंचाने तथा मल मूत्र आदि बाहर निकालने के लिए 2 छोटे छोटे द्वार होते हैं, जिनमें से भोजन, पानी आदि आवश्यक सामग्री व्यक्ति को दिया जा सके तथा उसके द्वारा उत्सर्जित मल मूत्र को बाहर निकाला जा सके। कमरे में संवहन O2 प्रवाहित करके की जाती है। कमरे के अंदर चारों तरफ तांबे की क्या होती है? नलिकाएं होती हैं, जिनमें निश्चित मात्रा में पानी भरा रहता है। इन नलिकाओं में पानी बहता है, जो कमरे के चारों ओर से होकर बाहर निकलता है। प्रयोग प्रारंभ करने से पहले कमरे से बाहर जाने वाली पानी के तापमान को नोट कर लिया जाता है। कमरे में गैस मीटर से एक निश्चित मात्रा में O2 प्रवाहित की जाती है। व्यक्ति द्वारा कमरे में विशेष क्रिया की जाती है, क्या? जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, व्यायाम करना इत्यादि। यानी कि जो भी व्यक्ति इस कमरे के अंदर होता है वो सभी क्रियाएं कर सकता है, क्योंकि आपने देखा ना कि एक आरामदायक कमरा होता है। व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा से नलिकाओं में उपस्थित पानी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। पानी के बढ़े हुए तापमान को नोट कर लिया जाता है। इस प्रकार पानी के तापमान को क्या करते हैं? पानी के तापमान को प्रयोग प्रारंभ करने से पहले, मध्य में तथा प्रयोग खत्म होने के बाद अंकित कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त पानी की मात्रा एवं गतिशीलता भी अंकित कर ली जाती है। एक निश्चित समय में व्यक्ति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, पानी द्वारा ली गई ऊष्मा तथा उसकी गतिशीलता पर व्यय हुई ऊर्जा से शरीर से ऊर्जा व्यय नापा जाता तथा सामान्यतः उतनी ही ऊष्मा की मात्रा उस व्यक्ति की एक दिन की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा समझी जाती है। तो ये देखिए क्या है ये? अटवाटर रोसा बेनेडिक्ट का श्वसन कैलोरी मीटर, ये जो हमने जिसकी अभी हम बात कर रहे थे ना, ये देखिए ये रूम है, ठीक है, जो 7 फीट रूम की हमने बात की थी, रूम है। इसके अंदर ये देखिए जल प्रवेश, यहाँ से पानी आता है, ये पानी देखिए यहाँ से आता है, ये इसकी टोटी है। मल मूत्र निकासन के लिए बना हुआ है, ठीक है। देखिए पढ़ने के लिए व्यक्ति बैठ के पढ़ रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, कहाँ से एंट्री होती है, प्रवेश मार्ग, ये फिगर से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यही है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या? अटवाटर रोसा बेनेडिक्ट का श्वसन कैलोरी मीटर। ये क्या है? जो हम अपने शरीर से ऊर्जा व्यय करते हैं अर्थात खर्च करते हैं, उसकी प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर विधि जो हमने अभी पढ़ी, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अटवाटर रोसा बेनेडिक्ट कैलोरी मीटर की खामियां क्या होती हैं, अर्थात डिसएडवांटेज ऑफ अटवाटर रोसा बेनेडिक्ट कैलोरी मीटर। भाई कुछ खामियां भी होंगी इसकी, अगर खूबियां हैं तो। खामियां क्या होती है? नंबर 1, यह काफ़ी महंगा कैलोरी मीटर है। इसकी खामियां क्या है? काफ़ी महंगा कैलोरी मीटर है, तो इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 2, व्यक्ति की ऊर्जा नापने के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियंस की आवश्यकता होती है। नंबर 3, व्यक्ति को कई घंटों तक कक्ष में रहना पड़ता है, जब तब जा कर के निष्कर्ष निकलता है। नंबर 4, इस विधि में मान लिया जाता है कि व्यक्ति के शरीर में कोई ऊष्मा का संग्रह नहीं होता एवं कभी भी ऊष्मा बाहर नहीं रहती। अटवाटर रोसा बेनेडिक्ट कैलोरी मीटर में उपयोग की गई O2 की मात्रा तथा बाहर निकाली गई CO2 की मात्रा भी नापी जाती है। इनसे श्वसन गुणांक अर्थात रेस्पिरेटरी क्विटेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RQ भी निकाला जाता है। श्वसन गुणांक क्या होता है? व्यक्ति द्वारा निकाली गई CO2 की आयतन तथा उसके उपयोग में ली गई O2 की आयतन के अनुपात को ही श्वसन गुणांक कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन गया कि श्वसन गुणांक क्या होता है, तो श्वसन गुणांक से अभिप्राय है व्यक्ति द्वारा निकाली गई CO2 की आयतन तथा उसके उपयोग में ली गई O2 की आयतन के अनुपात को ही श्वसन गुणांक कहा जाता है। ये देखिए आप, अर्थात श्वसन गुणांक इज इक्वल टू कितना हो गया? निकाली गई CO2 का आयतन अपॉन उपयोग की गई O2 का आयतन,
वही सेम इन्होंने इंग्लिश में दे के रखा है, आर क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या हो जाता है कि शोषण गुणांक निकालने के लिए क्या किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस को वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड से डिवाइड कर दिया जाता है। कार्बोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उसका शोषण गुणांक 1.0 होता है, वसा का शोषण गुणांक 0.7 तथा प्रोटीन का शोषण गुणांक 0.82 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, शोषण गुणांक निकालने के लिए बोला जाए तो क्या कौन सा सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा RQ इज इक्वल टू CO2 अपॉन O2। ओके, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बोज का जो शोषण गुणांक है वो क्या होता है, 1.0 होता है, वसा का शोषण गुणांक 0.7 होता है तथा प्रोटीन का शोषण गुणांक कितना होता है, 0.82 होता है। भोज्य पदार्थों का शोषण गुणांक हम एक नज़र में जो हमने पढ़ा देख लेते हैं, तो वही है कार्बोज 1.0 जो भी हमने देखा, वसा 0.7 और प्रोटीन 0.82। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के भोजन में जिसमें कार्बोज 70%, वसा 20% तथा प्रोटीन कितना होता है, 10% होता है, उसका शोषण गुणांक अर्थात RQ कितना होता है, 0.82 होता है। ये टोटल किसका दिया है कि जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति का जो भोजन होता है, जो कि अपनी डेली की दिनचर्या में जितना वो कार्बोज, वसा, प्रोटीन की मात्रा लेते हैं, उनका अगर शोषण गुणांक पूछा जाए तो नॉर्मली कितना होता है, 0.82 होता है। तो ये तो हमने देखा क्या, ये हमने देखा हम जो भी ऊर्जा व्यय करते हैं उसके प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री की विधि। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी हमने डिस्कस किया, हमने क्या क्या पढ़ा, ये देखिए हमने आज हमने देखा एक टेबल के माध्यम से कैलोरीज वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट फूड्स, जिसमें हमने अनाज, फल, घी तथा दूध से बने व्यंजन हैं, साथ ही साथ हमने जो सूखे मेवे एवं तेल बीज होते हैं उनमें कितनी ऊर्जा होती है, उनके जो है भोज्य पदार्थ में जो अनाज होते हैं उनमें कितनी ऊर्जा पाई जाती है, इसके बारे में डिस्कस किया। कैलोरीमेट्री क्या है इसके बारे में हमने जाना, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या कहता है ये भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने देखा शरीर से ऊर्जा के व्यय की कितनी विधियाँ होती है, तो 2 विधियों से नापा जाता है शरीर की जो हम ऊर्जा व्यय करते हैं अर्थात खर्च करते हैं। 2 विधि कौन सी, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री, दूसरा अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री। प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री को आज हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री क्या है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो आपको अच्छे से एक बार रिवीजन हो गया होगा। कल की जब हम यानी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जब हम हम ये अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे तो फिर से हम एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। जो भी हमने आज पढ़ा तो चीज़ें आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती आप बोर हो। थोड़ा पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, बोर मत होइए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी फीडबैक दे के अवश्य जाइएगा। आप लोग फीडबैक नहीं देते, क्लास देख लेते, जी नहीं ऐसा नहीं, फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ क्लास को पूरा देखिए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अन्यथा नहीं आ रही हैं, तभी आप जो है क्लास का जो है आपको पता लगेगा कि चीज़ें आपको कैसे प्रोवाइड कराई जा रही है और कितनी समझ में आ रही। कहीं पे भी कोई भी डाउट है किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, आप पूछ सकते हैं, बट आप अगर फीडबैक ही नहीं देंगे तो मुझे क्या ही पता चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए प्लीज़ अपना फीडबैक अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।